गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। तो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सेकेंड टाइम इन अ रो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। इसको आप गानरी भी कह सकते हो। तो इन्होंने जो है री एक्रेडिटेशन जो है हमारे इंडिया के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो है वो डेफ़र कर दी है या पोस्टपोन कर दी है एक और साल के लिए। तो ये एक्रेडिटेशन का प्रोसेस क्या है गानहरी से? तो ये एक यूनिक पीयर रिव्यूड बेस्ड एक्रेडिटेशन प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल जो आपकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस होते हैं कंट्री के, उनको एक्रेडिट किया जाता है बेस्ड अपॉन पेरिस प्रिंसिपल्स। अब ये पेरिस प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो ये इंटरनेशनली एग्रीड मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो ह्यूमन राइट्स कमीशंस जो हैं कंट्रीज़ के, उनको फॉलो करने पड़ते हैं ताकि वो क्रेडिबल जो है वो साबित रहें। ये इंडिपेंडेंट दिखाना चाहते हैं, मतलब कि क्या जो ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्रीज़ में, क्या वो इंडिपेंडेंट हैं अपनी गवर्नमेंट से। तो ये पेरिस प्रिंसिपल्स में ही आउटलाइन किया गया है और उसी के बेसिस पर एक्रेडिटेशन दी जाती है। तो जो गानरी है वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी रिव्यू करने के लिए और एक्रेडिटेशन करने के लिए, ठीक है। तो NHRIs जो है हमारी कंट्रीज़ के, उनको पेरिस प्रिंसिपल्स अगर वो पूरी तरह से कंप्लायंट हैं उसमें, तो उनको एक स्टेटस की कैटेगरी दे दी जाती है, और अगर वो पार्शली कंप्लाई कर रहे हैं तो उनको बी स्टेटस की कैटेगरी दे दी जाती है। इंडिया को ए स्टेटस की एक्रेडिटेशन मिली थी 1999 में, 2006 में भी मिली, 2011 में भी मिली, 2017 में भी मिली। उसके बाद से जो एक्रेडिटेशन है वो डेफर होती जा रही है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। अब अगर हम इंडिया के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में बनाया गया है इसको, और ये इंडिया में वॉचडॉग है ह्यूमन राइट्स की। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इंडिया में कैसे स्ट्रेंथन किए जा सकते हैं, एलिगेशन अगर कोई एक्सेस का है कि गवर्नमेंट ने अगर कुछ एक्सेस, गवर्नमेंट के किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने या गवर्नमेंट जो है ने अपनी पावर का एक्सेस यूज़ किया है, उन एलिगेशन को भी जो है वो ये जो है वो देखती है। अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो ये मल्टी मेंबर बॉडी है। चेयरपर्सन जो है इसके वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए। मेंबर्स जो हैं वो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं। चेयरपर्सन और मेंबर्स दोनों ही जो हैं वो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं एक 6 मेंबर कमेटी के रिकमेंडेशन पर, ठीक है, जो जिसके ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर हेड हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, सेंट्रल होम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। तो चेयरपर्सन और मेंबर्स जो है उनकी 3 साल की टर्म होती है या फिर 70 साल तक की जो भी एज उनकी जो भी चाहे पहले आ जाए। चेयरपर्सन और मेंबर्स जो हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर हम फंक्शंस देखें तो वो किसी भी जो NHRC है वो खुद भी इनिशिएटिव ले सकती हैं, सुओ मोटो एक्शन भी ले सकती है, या फिर पेटिशन पर भी जो है वो किसी के जो एक्शन ले सकती है, ठीक है। किसी जेल में विज़िट करना या किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वहाँ पर विज़िट करना NHRC की पावर्स हैं। लिटरेसी बढ़ाना ह्यूमन राइट्स में, ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो स्टडी करना जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, ये सारा काम NHRC करता है, ठीक है। अब इनके पास जो पावर्स हैं वो एक सिविल कोड जितनी पावर्स होती हैं, एंड एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नासाम्स। ये टॉपिक आपके जो है सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूएस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि $285 मिलियन की सेल कर रहे हैं वो नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम की यूक्रेन को। तो ये बेसिकली एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर टारगेट्स को लो और मीडियम ऑल्टीट्यूड्स पर ऑल वेदर कंडीशंस में ये जो है टारगेट कर सकता है। और ये यूएस के नेशनल कैपिटल रीजन जो है, जैसे हमारा दिल्ली का रीजन है वैसे ही यूएस में भी नेशनल कैपिटल रीजन है, लेकिन जो उसमें वाशिंगटन DC है वो ऑफ कोर्स फुली जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, अनलाइक लंदन जहाँ पर आपको पता है कि सिचुएशन डिफरेंट है। सो एनीवेज यूएस नेशनल कैपिटल रीजन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 2005 से नासाम्स द्वारा ही प्रोटेक्टेड है। अब जो नासाम्स हैं वो 3 लॉन्चर्स से आर्म्ड हैं। ये सिस्टम जो है 72 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है, एक्टिव और पैसिव दोनों मोड्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लेप्रोसी। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि लेप्रोसी बैसिलस जो कि डिफरेंट है ट्यूबरकुलोसिस से,
उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कुछ ऑयल्स के साथ, ठीक है। तो लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी एक हैंसेंस डिसीज़ है, इसको हम हैंसेंस डिसीज़ भी कहते हैं बेसिकली। तो ये स्किन और पेरिफेरल नर्व्स को जो है प्रिडोमिनेंटली अफेक्ट करता है, और ये बहुत ही कॉमन है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। इसको हम निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ भी कहते हैं, और अभी भी ये 120 से कंट्रीज से ज़्यादा में होता है, ठीक है। किसी भी एज में हो सकता है। जो आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो नोज़ और माउथ से निकलते हैं, उससे ट्रांसमिट होता है। इसमें होगा क्या? डिसफिगरिंग ऑफ स्किन, सोर्स, लम्प्स या बम्प्स हो जाएंगे बॉडी के ऊपर, जो कि कई हफ्तों तक या महीनों तक नहीं जाते हैं। अब इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी का यूज़ करते हुए इसको ट्रीट तो किया जा सकता है, और ख़ासकर अगर ट्रीटमेंट अर्ली स्टेजेस में शुरू हो जाए तो डिसेबिलिटी को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर हम देखें तो नेशनल लेवल पर नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। इसमें जो है स्टेट लेवल पर जो है ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाती है, और इसमें जो है मेजर कंसर्न है कि लेप्रोसी के केसेस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए, और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रीटमेंट दी जाए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, थिरुवदुथुराई अधीनम। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी आने वाले टाइम में, जो अभी संडे को पीएम मोदी जो सेंगोल जो है वो इनाग्रेट करने वाले हैं पार्लियामेंट के साथ, तो इसमें होगा क्या कि जो अधीनम सेंट्स हैं तमिलनाडु से, वो पीएम मोदी को जो है ये हैंड ओवर करेंगे, और जिसको पार्लियामेंट में सेंगोल को इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये थिरुवदुथुराई अधीनम है क्या? एक प्रोमिनेंट शैवा मोनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, तमिलनाडु बेस्ड। इसका मठ जो है वो धर्मपुरम में लोकेटेड है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रेवर्ड अधीनम है, मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन जिसको आप कहते हो, और ये शैवाइट ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं। 10th सेंचुरी में इनको इस्टेब्लिश किया गया था तिरुगनन संबंदर जी द्वारा, और ये वन ऑफ द 4 मेन नयनार्स हैं, सेंट्स ऑफ शैविज्म हैं, ठीक है। तो अधीनम का जो है, अधीनम अगर हम देखें तो ये शैवाइट लिटरेचर पब्लिश करने में बहुत इन्वॉल्व हैं। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो थेवरम और तिरुवसकम, और इसकी ट्रांसलेशंस भी की गई हैं। जो हेड होते हैं इसके, उनके पास टाइटल होता है अधीना करथार, और यही जो हैं स्पिरिचुअल लीडर होते हैं या गाइड होते हैं फॉलोअर्स के। और शायद जो है कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को यही जो है सेंट्स ये सेंगोल जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक नेशनल कैंपेन चलाया जा रहा है गोवा में, जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है, प्रिजर्वेशन की जा रही है इंडिया के रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, ठीक है। तो ये पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है क्या? एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, जिसमें कि हैबिटेट्स को कंजर्व करना, लैंड रेसेस, डोमेस्टिकेटेड स्टॉक्स ऑफ एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब का जो है डेटा एक तरह से इकट्ठा किया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ जो हैं डिफरेंट स्टेट्स में, उन्होंने इस डेटा को प्रिपेयर किया है, और लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा जो है ये पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है वो अपडेट किए जा चुके हैं, प्रिपेयर किए जा चुके हैं। तो ये हर विलेज में जो है अक्रॉस द कंट्री अंडर मिशन लाइफ जो है एक प्लान है कि हम हर विलेज में, कंट्री में मिशन लाइफ के तहत ये पीबीआर जो है इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ क्या हैं? जो लोकल लेवल पर होती हैं, ठीक है। 3 लेवल पर बॉडीज़ हैं ना आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर। पहली है नेशनल लेवल, दूसरी है स्टेट बोर्ड्स, तीसरी है जो है लोकल गवर्नमेंट लेवल पर, वो होती है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। तो मिशन लाइफ क्या है? ये तो एक आपको पता है ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन जो है पीएम मोदी ने दिया था टू सेव द प्लानट, और यूज़ एंड डिस्पोज इकोनॉमी को जो है रिप्लेस करने का प्लान है सर्कुलर इकोनॉमी के साथ, और इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल लोगों को में बढ़ाने का और प्रमोट करने का प्लान है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, हर शिखर तिरंगा मिशन। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अरुणाचल प्रदेश सीएम जो हैं, उन्होंने मिशन हर शिखर तिरंगा जो है वो निमास दिरांग से जो है वो शुरू किया है। तो ये एक यूनिक एक्सपेडिशन है जिसमें नेशनल फ्लैग जो है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एवरी स्टेट पर लेकर जाया जाएगा। इस कैंपेन को आज़ादी का अमृत महोत्सव के कमेमोरेट करने के लिए जो है मनाया जा रहा है। ब्रेन चाइल्ड ऑफ कर्नल जम्वाल जी हैं, और समिट जो है वो शुरू हुआ था
माउंटेन रियोपुरगिल जो हिमाचल प्रदेश में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर समिट किया गया। और उसके बाद माउंट जोंगसोंग सिक्किम में। अगर हम सबसे कम देखें तो बिहार के सोमेश्वर फोर्ट जो है, जो कि सिर्फ 800 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ पर जो है ये मिशन आगे जाएगा। और अगर हम इंडिया में हाईएस्ट क्लाइंबेबल माउंटेन्स देखें तो माउंटेन आपको पता है कंचनजंगा जो है वो सबसे हाईएस्ट है सिक्किम में, और नंदा देवी है उसके बाद। जो माता नंदा देवी हैं वो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व भी है उत्तराखंड में। जो नेक्स्ट हाईएस्ट क्लाइंबेबल माउंटेन है वो है माउंट कामत, वो भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उड़ान 5.1 स्कीम। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है उन्होंने उड़ान 5.1 स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि हेलीकॉप्टर राउट्स के लिए डिज़ाइन है स्पेशली। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान 5.1 जो है ये ऑपरेशंस और आगे बढ़ाने का जो है ये एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि अब अभी तक क्या होता था कि जो दोनों राउट्स होते थे, जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों ही जो हैं वो प्रायोरिटी एरियाज़ में होते थे पहले, लेकिन अब जो है वो अलाउ कर दिया गया कि इनमें से कोई एक जो है एरिया वो प्रायोरिटी एरिया हो सकता है, बाकी जो है आपका कमर्शियली इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है। तो एयर फेयर कैप्स जो हैं वो देखा गया है कि 25% जो है वो रिड्यूस हुए हैं हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करने में। वाइबिलिटी गैप फंडिंग जो है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया है, सिंगल और ट्विन इंजन दोनों हेलीकॉप्टर्स के लिए। और ख़ासकर ये हेलीकॉप्टर राउट्स जो हैं ये हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बेनिफिट देने वाले हैं। उड़ान स्कीम आपको पता है उड़े देश का आम नागरिक अक्टूबर 2016 से चलाई गई है, और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में जो है एयर कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का ये प्रोजेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है उड़ान स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एरावत। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के एआई सुपर कंप्यूटर एरावत जो है वो रैंक किया गया है नंबर 75 इन द वर्ल्ड। अब इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है जर्मनी में, वहाँ पर एरावत को रैंक 75 दिया गया है। तो ये कहाँ पर इंस्टॉल्ड है? सीडैक में, पुणे में, और इसको नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ ने बनाया है। इंडिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटिंग मिशन सिस्टम है ये रादर, और लगभग 13,170 टेराफ्लॉप्स की इसकी स्पीड है। सीडैक क्या है? एक प्रोमिनेंट R&D ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर। 1988 में इसको बनाया गया था। स्पेसिफिकली पर्पस भी इसका यही था कि सुपर कंप्यूटर्स बनाने हैं, क्योंकि इंडिया को यूएस ने सुपर कंप्यूटर्स देने से मना कर दिया था। तो इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जो कि 1991 में बनाया गया था। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Global Alliance of National Human Rights Institutions. This topic is important for your governance section. So for the second time in a row, an organization which is affiliated to UN Human Rights Commissioner for Human Rights has deferred or postponed the re-accreditation of India's National Human Rights Commission for a year. Okay, so this organization is known as GANHRI. So GANHRI is basically a unique peer-reviewed based accreditation process, follows this process, and this ensures that individual national human rights commissions are in compliance with the internationally recognized standards which have been enshrined in the Paris Principles. So Paris Principles basically have laid out certain minimum standards that these NHRIs must be following to meet the minimum credible standards. So the basic premise is that these human rights commissions must be independent from the government, otherwise it makes no sense. Okay, so GANHRI is responsible for reviewing and accrediting these national human rights commissions or institutions which are in compliance with Paris Principles. If they are 100% in compliance with Paris Principles, then they are accredited with A status, and if they are partially compliant with them with the Paris Principles, then they are given B status. India's National Human Rights Commission has been enjoying the A status of accreditation since 1999. Then it retained the same in 2006, 2011, 2017, but the next one, the 2022 one, has been deferred for a year again. Okay, due to certain reasons.
So, what is National Human Rights Commission in India? It's a statutory body which has been established under the Protection of Human Rights Act of 1993, and it is the watchdog of human rights in the country, and it aims to strengthen the institutional arrangements through which human rights issues could be addressed, and it also looks into the allegations of excesses which have been committed by the state power or government power. What is the composition of this NHRC? It's a multi-member body. The chairperson should be a retired Chief Justice of India or a judge of Supreme Court. Members should be a serving or retired judge of the Supreme Court. And these chairperson and members are appointed by the president through through the recommendation of a committee, which is a six-member committee consisting of PM, Speaker of Lok Sabha, Deputy Chairperson of Rajya Sabha, leaders of opposition in both houses of Parliament, and the Union Home Minister. So the chairperson and members are appointed for a term of 3 years or till the age of 70 years, whichever of course is earlier, and they are eligible for reappointment also. If we look at the functions of NHRC, they can take suo motu action, that is on their own initiative or on a petition which is presented to them by a victim. They can intervene in any proceeding, they can visit any jail or any other institution which is under the control of state government. They also spread human rights literacy among various sections of society, and they are also studying the treaties and other international instruments on human rights. So, what are the powers of it? So, they have the powers of a civil court trying a suit under the Code of Civil Procedure 1908. So the next topic is NASAMS. This topic is important for your security section. US has recently announced the approval of $285 million worth of sale of NASAMS air defense system to Ukraine. So this is an air defense system basically, and it can engage air targets at low and medium altitudes in all weather conditions. It is best suited to defend important stationary assets like military assets, infrastructure, or cities, and it has been integrated even into the US National Capital Region's air defense system since 2005. It is armed with 3 launchers and it can engage 72 targets simultaneously. So the next topic is leprosy. This topic is important for your social issues. So scientists have recently announced that the leprosy bacillus, which is a microscopically indistinguishable from that of tuberculosis, can be destroyed by an injection of oils. Okay, so that would be a really new discovery. Currently, we have been relying on multi-drug therapy, but if a certain certain forms of oil can be used to destroy this bacteria which causes leprosy, it would be a considerably big achievement for the medical community. So anyways, what is leprosy? It's also known as Hansen's disease. It predominantly affects the skin and peripheral nerves. It is very common in tropical and subtropical areas, and it's a neglected tropical disease. It is known to occur at all ages, and it can be transmitted via droplets, and it is known for disfiguring skin sores, lumps, or bumps, and it is curable with multi-drug therapy. We also have a national level program called the National Leprosy Eradication Program. It is a centrally sponsored health scheme under the National Health Mission, and the aim is to detect cases of leprosy at an early stage and provide complete treatment free of cost. So the next topic is Thiruvadatthurai Adhinam. This topic is important for your art and culture section. So the upcoming inauguration of the new Parliament building will also see PM Modi installing this historic scepter from Tamil Nadu next to the Lok Sabha Speaker's seat, and this will be 5 feet in length, and it will have a Nandi bull on the top. Symbolizing justice. Of course, this would be transferred to the Prime Minister by Adhinam saints, and Thiruvadatthurai Adhinam is a prominent Shivaite monastic organization based in Tamil Nadu, and it is located in Dharmapuram. It is one of the oldest and most revered Adhinams in the Shivaite tradition. So it was established in 10th century by Trigunan Sambandarji, and Adhinam is involved in publishing Shaivite literature also, specifically Thevaram and Tiruvasakam. And the head of this Thiruvadatthurai Adhinam holds the title of Adhina Karthar. Okay, so he is also the spiritual leader and guide for the followers.
So the next topic is People's Biodiversity Register. This topic is important for your environment section. Recently, a national campaign for updation and verification of a People's Biodiversity Register was launched in Goa to mark the documentation and preservation of India's rich biodiversity. So, People's Biodiversity Register is basically a comprehensive record of various aspects of biodiversity, including conservation of habitats, breeds of animals, domesticated stocks of animals, preservation of land races, etc. So far, about 267,000 people biodiversity registers have been prepared by biodiversity management committees in different states. So they are set up the plan is to set up a PBR in every village across the country under the mission life. So, what are these biodiversity management committees? You know that under the Biological Diversity Act of 2002, there is a three-tiered structure. At the national level, there is national biodiversity board. At the state level, of course, there is a state board, and at the local level, there is this biodiversity management committees which are functioning at the local bodies level. So they are constituted by the local bodies in the states and union territories. So what is Mission Life? This is a global plan of action which aims to save the planet from disastrous consequences of climate change, and the vision is to replace the use and dispose economy with a circular economy. And the objective is to promote an environmentally conscious lifestyle with which focuses on mindful and deliberate utilization instead of just mindless and wasteful consumption. So the next topic is Har Shikhar Tiranga Mission. This topic is important for your social issues. Arunachal Pradesh CM has recently flagged off Mission Shikhar Tiranga from Nimas, that is in Dirang, and it's a unique expedition which is aimed to hoist the national flag on highest point of every state of India, and it's a campaign under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is the brainchild of Colonel Jambal, and the summit will begin from summiting Mount Rio Purgil in Himachal Pradesh Kinnaur district of Himachal Pradesh, and it will end at Mount Jongsong in Sikkim. If we look at the all the summits that have to be climbed, the lowest one, of course, would be in Bihar, where Someshwar Fort would have to be climbed, which is just about 800 meters. And the highest one would be Mount Kanchenjunga, which is in Sikkim. It would be about 8,500 meters. Okay, so the next would be the Mata Nanda Devi peak, which is also a World Heritage Site and a National Biosphere Reserve, and of course it is in Uttarakhand. The next one, of course, would be in the Mount Kamit, which is in Uttarakhand also. So the next topic is Udan 5.1 scheme. This topic is important for your economy section. Recently, Ministry of Civil Aviation has launched this Udan 5.1, which is specifically designed for helicopter routes. So this Udan 5.1 would basically increase the scope of operations for operators, and they will now be allowed to choose only one route which will be a priority area. Otherwise, earlier, both routes had to be priority area routes to get benefits under this scheme. Airfare caps have also been reduced by as much as 25% to make flying in helicopters even more affordable for passengers, and viability gap funding has also been increased for both single and twin engine helicopters. So previous rounds of these Udan scheme have benefited the hilly and northeastern states the most because of the operationalization of 46 helicopter routes. So what is Udan scheme? It is Ude Desh Ka Aam Nagrik, which was initiated in October 2016 with the objective of fulfilling the aspirations of peoples of tier 2 and tier 3 cities by enhanced aviation infrastructure and air connectivity in these areas. And of course, the nodal ministry is Ministry of Civil Aviation. So the next topic is Airavat. This topic is important for your science and tech section. Recently, India's AI supercomputer Airavat has been ranked at number 75 in the world at the International Supercomputing Conference in Germany, and this supercomputer has been named in the 61st edition of Top 500 Global Supercomputing lists, which has been released recently. It is installed at CDAC Pune, and it is manufactured by the NetWeb Technologies, and it has a remarkable speed of 13,170 teraflops, which makes it India's largest and fastest AI supercomputing system.
So what is CDEC? CDEC is a prominent R&D organization which is working under the Ministry of Electronics, and it was established in 1988 when to specifically build the supercomputers when it was denied by the US to us. So CDEC has built this India's first indigenously developed supercomputer Param 8000 in 1991. Okay, so these were our topics for today. Just download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.